नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है भूलने की बीमारी। मैं आजकल बहुत परेशान हूँ क्योंकि कहते हैं जैसे बल और सुंदरता का कोई विकल्प नहीं होता, वैसे ही मुझे भूलने की बीमारी का भी कोई विकल्प नज़र नहीं आता। वैसे तो भूलने की बीमारी पहले ज़्यादातर उम्र दराज लोगों में होती थी, पर आजकल तो जो है सभी लोगों में होने लगी है। ज़्यादातर लोग भूलने की बीमारी से ग्रसित हैं। वैसे तो भूलने की बीमारी पहले ज़्यादातर उम्र दराज लोगों में होती थी, खासकर उन सासू माँओं में ज़्यादा होती थी जो अपनी दबंग बहुओं से लोहा नहीं ले पाती तो हथियार के रूप में अपनी बीमारी का इस्तेमाल करती थी। पर अब तो बीमारी कम उम्र के लोगों में बड़ी सहजता से होने लगी है। मेरे पड़ोस में 20 साल का लड़का अमन रहता है, पर जब भी किसी काम की चीज़ मांग कर ले जाता, लौटाना भूल जाता। क्या करूं आंटी, भूलने की बीमारी है। अभी लौटाता हूँ, फिर लौटाता कभी नहीं, फिर से भूल जाता हूँ। वैसे इस बीमारी से मेरे ताल्लुकात बरसों पुराने हैं। जब मैं छोटी थी, मेरे घर के बगल में विवेक अंकल रहते थे। उनके 90 वर्षीय पिताजी चार दीवारी विहीन घर के सामने बैठे आने जाने वाले लोगों को टोका करते थे, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है। जब मैं स्कूल से जाने के लिए घर के सामने से निकलती तो हर रोज़ मुझे बुलाकर मेरा नाम, पापा का नाम और पता पूछते। जब मैं स्कूल से लौटती तब भी वे सब भूल जाते, फिर से वही प्रश्न पूछते। अक्सर मैं उनके सवालों से बचने के लिए लंबे रास्ते से अपने घर जाती। वे मेरे नाम पूछते पूछते स्वर्गवासी हो गए, पर उन्हें मेरा नाम याद नहीं रहा। मेरे पापा के दोस्त थे अशोक अंकल, जिन्हें भूलने की बीमारी थी। अक्सर वे अपनी कोई महत्वपूर्ण चीज़ कहीं रखकर भूल जाते और जब उन्हें याद आता, बौखलाहट में यहाँ वहाँ ढूंढते हुए आसपास की सारी चीज़ें उलट पलट कर देते। एक दिन वे अपनी पूरी सैलरी लेकर घर आए और अपनी पत्नी के हाथ में थमाकर भूल गए। मेरे यहाँ आए तो उन्हें याद आया कि पापा से कुछ पैसे उधार लिए थे, उसे लौटाना है। उन्होंने जब जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं थे। वे घबरा गए और दूसरी जेब में हाथ डाला तो पैसे वहाँ भी नहीं मिले। उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी सारी जेब टटोल कर देख ली, पैसे नहीं मिले तो सोफ़ा कवर, कुशन कवर सब टटोल डाले। पापा पूछते रहे, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो। वे बदहवास से जवाब देने के बदले बगल में बैठे निखिल अंकल की जेब में ढूंढने लगे, फिर झुककर सोफ़ा के अंदर देखने लगे। तभी इत्तेफाक से उनकी पत्नी कल्याणी आंटी आ गई। उन्हें देखते ही बोले, कल्याणी, बर्बाद हो गया, मेरी सारी सैलरी चली गई। वे आगे कुछ बोलते इससे पहले ही कल्याणी आंटी बोली, वे तो आप मुझे दे के आए थे। फिर तो जोरदार ठहाका सबने लगाया। पर उस दिन से पापा की ने मम्मी से खास हिदायत दी थी कि कभी उनके बगल वाले सोफ़े पर ना बैठें। पता नहीं अशोक को कब क्या हो जाए और वह बगल वाले को भी टटोलने लगे। यह तो रही बचपन की बात है। जब बड़ी हुई तो शादी हुई तो ससुराल में तो भुलक्कड़ मिले, एक से एक जम के भुलक्कड़। मेरी सासू माँ को अपनी चाबी इतनी संभाल कर रखती कि वे खुद भूल जाती। उसे वहाँ रखे बिजली के बिल का अक्सर जमा नहीं होता। सासू माँ को तब याद आता जब बिजली कट जाती। मैंने कहा, मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं जमा करवा दूंगी, पर इतनी जल्दी से मालिकाना हक बहू को कैसे सौंपती। उन्होंने बिल जमा कराने की जिम्मेदारी अपने बेटे यानी मेरे पतिदेव को सौंपी। पतिदेव, वो तो और बड़े भुलक्कड़ हैं। अपने बेटे को आपसे भी ज़्यादा भूलने की बीमारी है तो बिदक गई। मेरे बेटे से ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, घर के सारे काम तो वही देखता है, फिर बिजली का बिल क्यों नहीं समय पर जमा करेगा। जब पतिदेव ने बिजली का बिल जमा कराने की जिम्मेदारी ली तो उस महीने बिजली कटने पर मैंने फ़ोन किया। आसपास के सारे घरों में रोशनी, अपने घर में अंधेरा है, तो उन्होंने इलेक्ट्रीशियन भेज दिया। जांच पड़ताल के बाद पता चला सब ठीक है, बस करंट नहीं आ रहा। जब मैंने बिल की बात याद दिलाई तब जाकर पतिदेव को याद आया कि बिजली का बिल तो जमा ही नहीं हुआ। पूरी रात गर्मी में बैठकर गुजारने के बाद भी सासू माँ मानने को तैयार नहीं थी कि उनके बेटे को
भूलने की बीमारी है। जो इतने काम करेगा, एक दो बात में तो भूल जाएगा, छोटी सी बात के लिए सबको कितना परेशानी उठानी पड़ी, ये समझते ही नासमझ बनी रही। हालांकि अक्सर पति देव ऑफिस जाते समय कभी फाइल, कभी चाबी, कभी सूट धुलने को देते, तो याद ही नहीं रहता। किसी लॉन्ड्री में दे आए तो उसकी रसीद कहाँ रखी है, उसे रसीद को ढूंढने में घर की सामत आ जाती। थोड़ी देर में पूरा घर कुरुक्षेत्र का मैदान की तरह बिखर जाता, पर वह रसीद नहीं मिलती, सो नहीं मिली। मुझे लगता है भूलने की बीमारी जेनेटिक थी। एक दिन सासू माँ ने अपनी 2 सिल्क की साड़ियाँ धुलने के लिए देकर भूल गई। घर में यहाँ वहाँ ढूंढती रही तो परिचित ड्राई क्लीनर की दुकान थी, इसलिए एक दिन उसने मुझे रोककर बोला कि आपकी सासू माँ 2 साड़ियाँ धुलने को दे देंगी, अभी तक लेने नहीं आई। तब मैंने दोनों साड़ियाँ लाकर सासू माँ को दी। जब मेरी बड़ी ननद आई तो दोनों माँ बेटे को याददाश्त मजबूत करने के लिए बादाम खाने की सलाह दी। जब उन्हें याद दिलाती तो दोनों मुझे ही झिड़क देती, याद है मुझे, ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश मत करो। फिर बादाम देने की जिम्मेदारी उन्होंने घर की मेड सुशीला को सौंपी। उन दोनों की याददाश्त पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, सुशीला की याददाश्त ज़रूर काफ़ी दुरुस्त हो गई। फिर बोलकर वे ऑफिस में। एक दिन मैं सुबह की चाय बना रही थी कि उनके बहुत ही करीबी मित्र प्रशांत जी आ गए। आते ही उन्होंने मेरे बेटे से कहा, जाकर अपनी मम्मा से बोलो कि प्रशांत अंकल आए हैं, चाय भी पियेंगे, नाश्ता भी करेंगे, वरना बाद में कहेंगे कि मैंने तो आपको देखा ही नहीं, इसलिए कुछ बनाया ही नहीं। आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही थी, इसलिए मैं किचन से ही बोली, क्या बात है भाई साहब, इतने उखड़े उखड़े क्यों हो, भाभी जी मायके गई हैं क्या? उन्होंने जैसे ही इस पल का इंतज़ार था अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए कहा, नाम मत लीजिए उसका। ऑफिस में उस निशा मैम से अपने भूलने की बीमारी से सब का बड़ा बेड़ा गर्क करके रखा था। घर में आपकी इस भाभी जी ने जीना हराम कर रखा है। हुआ क्या? होना क्या है, आज छुट्टी थी, इसलिए कल शाम मैंने पिक्चर जाने का प्रोग्राम बनाया। इवनिंग शो के 2 टिकट मंगवाकर सीमा को तैयार करने के लिए फ़ोन किया और निशा मैम से 1 घंटा पहले ऑफिस छोड़ने की परमिशन ले ली। ऑफिस से निकलते समय निशा मैम से बोलने गया तो वो बोली कि वे अपनी कार लेकर नहीं आई, इसलिए मैंने रास्ते में उनके घर ड्रॉप कर दी। जैसे ही उनके घर के गेट पर पहुंचा, उन्हें अपनी खाली पोर्ट को देखकर याद आया कि कार तो दूसरे दिन बनने के लिए देनी थी। आज तो वे कार लेकर ऑफिस गई थी। तब उन्होंने कहा कि मुझे ऑफिस तक छोड़ दो, ज़्यादा देर नहीं होगी, मैं मरता क्या ना करता। वापस लेकर ऑफिस लौटा। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चला मैम तो कार की चाबी नहीं है। बैग में तलाश करने के बाद मुझे थोड़ी देर रुकने के लिए बोला। वे ऑफिस में हर स्थान पर चाबी ढूंढने लगी। जहाँ चाबी होने की संभावना थी, चाबी न मिली। मैं हिम्मत जुटाकर बोला, मैम पिक्चर का टाइम हो चला है, मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ और तुम्हें पिक्चर की पड़ी है। मैडम की चाबी पड़ी थी और मुझे अपने घर में तांडव होने वाला था, पर मरता क्या न करता। वहीं खड़ा रहा पूरे घंटे भर। छानबीन के बाद मैडम ने कार की चाबी उन्हीं के बैग से फटे हुए कपड़े में घुसी हुई नजर आई। चाबी देख मैडम के चेहरे पर 100 पावर के बल्ब जल उठे और मेरे मन में श्री कृष्ण जी की तरह संभावित महाभारत को रोकने के लिए तरह तरह की योजनाएं जन्म लेने लगी। पिक्चर समाप्त होने के बाद घर पहुंचा, दिल ही दिल में मनाते हुए कि सीमा को भी मैडम वाली बीमारी लग जाए और भूल जाए। आज मैंने उससे क्या वादा किया था, यह कृपा ईश्वर की हो कि उसके मायके से उसका भाई आ जाए, पर यह सब दिल को बहलाने वाली बात साबित हुई। मेरे पहुंचते ही उसने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। कितना समझाया कि रखो पूरा घर तमाम, बस 2 केवल बाहर एक कमरा, पर वह नहीं मानी। रात पार्क में गुजरी मच्छरों से लड़ते हुए सार्वजनिक शौचालय में फ्रेश होकर सीधा अपने आपके दरवाजे पर आ बैठा। कहीं आप भी गई कि बंदा बैठा है, सो संदेशा ही भिजवा दिया था कि आपकी चाय नाश्ता भूलने की संभावना समाप्त हो जाए। खैर, अब एक राज की बात बताऊं, इन दिनों मेरी चेतना का भी विस्तार होने लगा है।
भूलने की बीमारी के फ़ायदे समझ मुझ में भी बहुत कुछ भूल जाने की बीमारी पनपने लगी है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? क्या आप लोग भी भूलने की बीमारी से ग्रसित हैं? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।